बच्चों कैसे हो सब लोग। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास से कंटिन्यू करते हैं। नया टॉपिक है, ध्यान देना। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा द्रव्यमान या मास। देखो बच्चों, द्रव्यमान क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। यानी कोई भी मास है, ठीक है ना, द्रव्यमान, तो उसमें कितना द्रव्य है, द्रव्य का अमाउंट है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका द्रव्यमान बोलते हैं। दो तरीके से, दो अलग अलग सिद्धांत से इसको परिभाषित किया जाता है। पहला क्या है, जड़त्वीय द्रव्यमान, और दूसरा है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो पहले हम लोग बात करते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान की, यानी इनर्शियल मास की। इनर्शियल मास जो है ये न्यूटन के गति के जो दूसरे नियम है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से यह परिभाषित किया जाता है। इसमें क्या है, देखो बच्चों, रेखीय गति के जड़त्व से यह संबंधित है। रेखीय गति के जड़त्व से संबंधित होने का क्या मतलब है, अगर हम लोग ऐसा मान लें कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान mi है, mi मतलब इनर्शियल मास है उसका द्रव्यमान, उस पर F बल लगता है और उसके प्रभाव में त्वरण a है, तो न्यूटन के गति के नियम से F = ma लिख सकते हैं ना। मैं लिख के बताता हूं। यदि mi द्रव्यमान का कोई पिंड F बाह्य बल के प्रभाव में a त्वरण से गतिशील है, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या लिख सकते हैं, F बराबर ma, और यहां से mi को F बटा a लिख सकते हैं। ये है इनर्शियल मास। अगर F बल लगा, a त्वरण है, तो F बटा a का जो मान होगा वही क्या कहलाएगा, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है ना। फिर देखो, यदि a का मान 1 हो जाए तो mi किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। यानी अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है जिसके कारण वस्तु में इकाई त्वरण उत्पन्न होती है, तो उस बल का परिमाण के बराबर ही उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान होगा। मैं लिख देता हूं, जड़त्वीय द्रव्यमान जो है जड़त्वीय द्रव्यमान उस बाह्य बल के परिमाण, बाह्य बल के परिमाण के बराबर होगा या बराबर होता है, जो वस्तु पर आरोपित होकर, या जो वस्तु पर इकाई त्वरण, या ऐसे लिख दो, जिसके प्रभाव में वस्तु में इकाई त्वरण उत्पन्न होता है। जो वस्तु पर आरोपित होकर इकाई त्वरण या एकांक त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया इनर्शियल मास। इनर्शियल मास या इसी को जड़त्वीय त्वरण कहते हैं। क्या है ये, किसी वस्तु पर लग रहा है एक बल, तो उस बल के कारण उसमें कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न होता है, और बल बटा त्वरण जो होगा यही उसका इनर्शियल मास होगा। रैखिक गति में जो जड़त्व है या गति में जो प्रतिरोध विरोध करने की क्षमता है उसका माप ही क्या है,
द्रव्यमान इनर्शियल, द्रव्यमान इनर्शियल मास है। ठीक है बच्चों, अब इसको मिटा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो जड़त्वीय द्रव्यमान है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग लिख दें। वस्तु में उपस्थित द्रव्य के समानुपाती होता है। द्रव्य के समानुपाती होता है। यह वस्तु के आकार या आकृति से स्वतंत्र होता है। आकार या आकृति से स्वतंत्र होता है। यह तापमान पर भी, वस्तु के तापमान से भी स्वतंत्र होता है। यह तापमान पर निर्भर नहीं करता। इसको सिंपल बीजगणितीय योग से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन ही करते हैं, वेक्टर का कैलकुलेशन होता नहीं है। तो सिंपल बीजगणितीय जो आप कह लो कैलकुलेशन है, उस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजगणितीय विधि का। जब दो वस्तु को मिलाया जाता है, या भौतिक रूप से या रासायनिक प्रतिक्रिया भी हो रही है, तो रासायनिक रूप से भी, तो कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है। संरक्षित रहता है। अब क्या कुछ बच्चे के मन में ये डाउट हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें गैस इवॉल्व हो गई, तो गैस जो इवॉल्व हुआ उसका भी तो कुछ मास होगा ना। रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद टोटल मास वो इक्वल होता है। बस यही चीज कहने का मतलब है। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, जड़त्वीय द्रव्यमान की बात करें, वस्तु के गति के साथ उसका जड़त्वीय द्रव्यमान बढ़ता है, जो आइंस्टाइन के फॉर्मूले से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके सूत्र से दिया जाता है। ठीक है ना, वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान
उसके वेग पर निर्भर करता है। अगर वेग प्रकाश की गति के समतुल्य है तब तो कुछ फर्क पड़ेगा, अगर प्रकाश की गति के समतुल्य नहीं है तो लगभग ये मास कांस्टेंट ही होता है, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होता है, m बराबर m0 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। यहाँ पर v जो है ये वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग यहाँ v लिख देते हैं। v पर निर्भर करता है, c प्रकाश की गति और m0 विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान है। विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है ना बच्चों। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति, ठीक है। ये तो था इनर्शियल मास। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल मास। यानी गुरुत्वीय द्रव्यमान। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल मास। एक तो इनर्शियल मास था, जड़त्वीय त्वरण, दूसरा है जड़त्वीय द्रव्यमान, दूसरा है गुरुत्वीय द्रव्यमान। इस गुरुत्वीय द्रव्यमान को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, किसी वस्तु पर जो गुरुत्व बल लग रहा है, आकर्षण का बल, उससे ये रिलेटेड है और ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इसको डिफाइन किया जाता है। जैसे हम लोग मान लें कि पृथ्वी के पास, पृथ्वी के सतह पर रखा हुआ है कोई वस्तु, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं पृथ्वी के सतह पर कोई वस्तु रखा है, इसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, पृथ्वी की त्रिज्या r है। तो इस पर जो बल लगता है हम लोग क्या लिखते हैं, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर। अब इस स्मॉल m को mg से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया ग्रेविटेशनल मास, ठीक है बच्चों। तो ग्रेविटेशनल मास यहां से क्या हो जाएगा, mg बराबर F बटा gm बटा r स्क्वायर। और gm बटा r स्क्वायर स्मॉल g लिखा था, याद है आपको, गुरुत्वीय त्वरण gm बटा r स्क्वायर ऐसा लिखा था ना। पृथ्वी के बदले कुछ और होता तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है ये। अब अगर इसका मान 1 हो जाए, यानी mg को हम लोग F बटा I मान लेते हैं, जहां I gm बटा r स्क्वायर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है ये, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, अगर I का मान 1 हो जाए तो ये जो द्रव्यमान है, गुरुत्वीय द्रव्यमान, ये बल के बराबर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। यानी हम लोग कह सकते हैं एकांक गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे हुए वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान या गुरुत्वीय द्रव्यमान। ये समझ में आया। गुरुत्वीय द्रव्यमान को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि I बराबर 1 हो जाए तो mg का मान F होगा। I क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की, सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना बच्चों। अर्थ के लिए हम लोग अलग से इसको जी नाम देते हैं, खैर जो भी है, आपको यहाँ पर इतना तो समझ में आ रहा है
कि दो तरह से मास को डिफाइन किया है, एक कहलाता है इनर्शियल मास, दूसरा ग्रेविटेशनल मास। दोनों को अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। एक के लिए, इसके लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है ना, स्प्रिंग तुला, और उसके लिए जड़त्वीय तुला। मैं लिख देता हूं, इसको मिटाते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान को जड़त्वीय त्वरण से, सॉरी त्वरण कह रहा हूं, तुला, जड़त्वीय तुला से तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान को स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग तुला से मापा जाता है। दोनों अदिश हैं, दोनों का इकाई सेम है, दोनों का मान भी सेम आता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास के बारे में। अब हम लोग आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, ये जो हम लोग अलग अलग द्रव्यमान की बात कर रहे हैं ना, गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। लेकिन फाइनली जब हम लोग मेजर करते हैं तो वैल्यू दोनों का सेम ही आता है, दोनों का इकाई भी समान है। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है, जी से डिनोट करते हैं, क्या है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बच्चों, किसी भी वस्तु को अगर गुरुत्वीय क्षेत्र में, यानी कि जहां पर गुरुत्व बल महसूस किया जा सकता है, उस क्षेत्र में अगर किसी वस्तु को गिराते हैं, धरती के पास मान लो किसी वस्तु को गिरा रहे हैं मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से, तो वो फ्री फॉलिंग कंडीशन में जाएगा नीचे धरती की तरफ, और उसकी जो त्वरण होगी उस त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझ में आना? स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड का धरातल की तरफ त्वरण, या ऐसे कह दे, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड जिस त्वरण से धरती की तरफ आकर्षित होता है, जिस त्वरण से धरातल की तरफ या पृथ्वी की तरफ गिरता हुआ या गिरते हुए पिंड का त्वरण जिससे वह, या जिस त्वरण से वह धरातल की ओर या पृथ्वी की ओर
आकर्षित होता है या गिरता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है ना, इसको जी से निरूपित करते हैं। जी का मान gm/r² होता है, 9.8 लिखते हैं इसका मान। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जी का मान भी अर्थ के यानी कि पृथ्वी के सतह पर तो एक मान है, सतह पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर यह बदल जाता है। सतह से ऊपर जाने पर, सतह से नीचे आने पर ये इसका जो मान है ये बदल जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगला टॉपिक। ठीक है बच्चों। जी के मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। परिवर्तन किस किस कारण से हो सकता है? एक तो मैंने कहा कि सतह से ऊपर या सतह से नीचे जाने पर परिवर्तन होता है। धरती का जो आकार है बिल्कुल स्फेरिकल तो है नहीं, पृथ्वी बिल्कुल गोलाकार नहीं है, उसके जो पोल है, पोल के अराउंड वो पोल के पास चपटा है, और इक्वेटर पे ऐसे ओवल शेप आप कह सकते हो, एग्जैक्ट शेप तो ओवल भी नहीं होता, मतलब थोड़ा चपटा होता है पोल पर, और इक्वेटर पर उसका रेडियस ज़्यादा होता है। तो इसके कारण एक तो जी के मान में परिवर्तन आ जाता है, दूसरा सतह से ऊपर गए सतह से नीचे गए उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऊंचाई के साथ परिवर्तन। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। हम लोग मान लें कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कोई वस्तु रखा है। ये त्रिज्या r है, यहाँ से यहाँ तक r, और उसके बाद सतह से h ऊंचाई पर कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा क्या लिखेंगे? F बराबर जी एम स्मॉल m बटा r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा? अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी एम स्मॉल m, नीचे r को कॉमन ले लें, बाहर आ जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये जो F है इस जगह आकर्षण बल लग रहा है, इसको हम लोग m इंटू जी डैश लिख देते हैं। जी डैश ये इस जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान है। समझ में आ रहा है ना? तो जी डैश क्या हो जाएगा? ये gm/r² को हम लोग g लिखते हैं, यानी पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है उसको g से डिनोट किया है, और ये टर्म 1 प्लस h बटा आर का स्क्वायर। या जी डैश बराबर जी गुना 1 प्लस h बटा आर पे पावर -2, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यदि हम लोग मान लें कि ये जो ऊंचाई है पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई, ये पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले बहुत कम है, नगण्य है, तो h बाई आर, तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि h का मान r से बहुत ही कम हो
तो अब बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। इसको हम लोग लगभग ऐसा लिख देते हैं, नियरली इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बटा r। ये -2 यहाँ आ जाएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 प्लस एक्स टू द पावर n को लगभग 1 प्लस nx लिख देते हैं यदि x का मान 1 से बहुत कम हो तो। ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम का ऐसा कॉन्सेप्ट है, द्विपद प्रमेय ऐसा बोलते हैं। तो उसके हिसाब से ये लिखा है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब सूत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ये वाला हर जगह एप्लीकेबल होगा किसी भी हाइट के लिए, लेकिन ये सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब h का मान कैपिटल R के मुकाबले बहुत कम हो। ठीक है बच्चों, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला तो हो गया ऊंचाई के साथ, पृथ्वी के आकार के कारण भी g का मान बदलता है। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, देखो बच्चों है क्या, अगर हम लोग अर्थ की बात करें एग्जैक्ट ऐसे स्फीयर तो है नहीं। अब यहां पर हम लोग पोल मान लेते हैं, एक नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे। तो इस अक्ष के अनुदेश पृथ्वी घूर्णन करती है, ऐसे गोल गोल घूम रही है, भले ही वो थोड़े से एंगल पर है 23.5 डिग्री, कोई बात नहीं है, हम लोग उसको जो भी एंगल पर है अभी ऐसे मान रहे हैं। ठीक है ना, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के अनुदेश यहां पर जो त्रिज्या होगी, और ये त्रिज्या इसको b नाम दे दो, इसको a नाम दे दो, तो a माइनस बी लगभग 21 किलोमीटर है। समझ रहे हो, यानी कि ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, इक्वेटर, विषुवतीय रेखा जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट सर्कल। तो इसके अनुदेश त्रिज्या ज्यादा है, यहाँ पर त्रिज्या कम है, तो अलग अलग जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। इक्वेटर पर सबसे कम, नॉर्थ पोल पर सबसे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल मतलब पोल पर अधिक और इक्वेटर पे कम होता है। हम लोग ऐसे लिख दें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है, ये तो हो गया कि आकार के कारण। अब हम लोग डेप्थ के कारण बात करते हैं कि कितनी गहराई में जाएंगे तो कितना बल लगेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। Variation in acceleration due to gravity with depth. ऊंचाई के साथ था, ठीक है, और पृथ्वी के सतह के नीचे यानी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे बदल रहा है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक खास चीज आपको ध्यान रखना है, वो मैं बता देता हूँ, जो हम लोग आगे प्रूफ भी करते हैं, उसका प्रूफ है, प्रूफ करते हैं। अभी यहाँ देखो, ये त्रिज्या है, पूरा गोल नहीं भी लग रहा है तो भी आप मान लो कि ये गोल है और यहाँ कहीं इस जगह वस्तु है। ऐसे हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ से ये जो डेप्थ है, इस गहराई को d मान लेते हैं, ये बचा हुआ जो होगा
त्रिज्या r माइनस डी होगा। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट आ गया, एक तो ये अंदर वाला भाग है और दूसरा ये बाहर का भाग है। अब देखो बच्चों, गॉस का जो लॉ है, गॉसेस लॉ से हम लोग ऐसा कहते हैं कि कोई एक हॉलो स्फीयर हो, खोखला गोला, तो उसके अंदर में गुरुत्वीय बल नहीं लगता है। यानी एक खोखले गोले के अंदर कोई वस्तु को, कोई द्रव्यमान को रख दे तो उस पर लगने वाला कुल गुरुत्वीय बल शून्य हो जाएगा। सब तरफ से जो बल लग रहा है उसका परिणाम ही शून्य हो जाता है। ठीक है ना, उसका डेरिवेशन भी है। तो अभी हम लोग सिर्फ क्योंकि जी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएशन के लिए उस टर्म की जरूरत पड़ रही है, यूज करते हैं। ठीक है ना, उसका जब आप आगे डेरिवेशन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी इतना समझ लो कि दो भाग में हमने पृथ्वी को बांट दिया है, एक तो ये छायांकित भाग है, दूसरा ये बाहर का हिस्सा है। बाहर का हिस्सा मतलब खोखला गोला। तो किसी खोखले गोले के अंदर में रखा हुआ वस्तु, यहां पर m द्रव्यमान का एक वस्तु रखा है, तो इस m द्रव्यमान के वस्तु पर बाहर का जो भाग है पृथ्वी का, वो कोई बल नहीं लगाएगा। ये समझ में आया ना? तो बाहर के भाग से अगर इस पे कोई बल नहीं लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सिर्फ ये जो छायांकित भाग है उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमें ये पता चल जाएगा कि सतह से d दूरी पर कितना गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो पहले एक पॉइंट में यह लिख दूं, गॉस के नियम से किसी खोखले गोले के अंदर रखे वस्तु पर गोले द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। यानी अलग अलग पार्ट से जो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, इसका डेरिवेशन है, आगे पढ़ना है। अभी बस इतना जान लो कि बाहर वाले भाग से इस पर कोई गुरुत्वीय बल लग नहीं रहा, तो बल किसके कारण लगेगा? इस शेडेड पोर्शन के कारण। शेडेड पोर्शन का जो द्रव्यमान है इसको हम लोग m डैश नाम दे देते हैं। पूरा द्रव्यमान जो है वो m है, त्रिज्या r थी। ठीक है ना, तो m डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? m डैश को कैपिटल M बाई 4/3 पाई आर क्यूब गुना 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। एक बार ध्यान दो क्या लिख रहे हैं यहां पर। पहले जो पूरा द्रव्यमान था उसको उसके आयतन से भाग दे दिया, तो इकांक द्रव्यमान का इकांक आयतन का द्रव्यमान मिल गया, जिसको हम लोग घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी मिल गई। अब उस घनत्व को अगर इस वस्तु, ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग के आयतन से गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? द्रव्यमान मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ शेडेड पोर्शन, ये क्या हो गया? मास ऑफ शेडेड पोर्शन। अब यहां से 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, m डैश का मान हो जाएगा m/r क्यूब गुना r माइनस डी क्यूब। ऐसा लिख दिया, ये m डैश हो गया। हम लोग न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ को यूज करेंगे, क्या लिख सकते हैं? F बराबर g m डैश स्मॉल m
बाय डिस्टेंस r माइनस डी का स्क्वायर। अब उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। g स्मॉल m यहाँ r माइनस डी का स्क्वायर। अब m डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, m इंटू आर माइनस डी क्यूब बाई आर क्यूब। तो देखो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, यहाँ सिर्फ एक r माइनस डी बचेगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। f का मान क्या है? f का मान m g डैश, g डैश इस गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? g कैपिटल M स्मॉल m बटा आर क्यूब गुना आर माइनस डी। देखो वहां से लिख दिया, ये स्मॉल m कैंसल हो जाएगा, g डैश का मान हो जाएगा जी एम बाई आर क्यूब को आर स्क्वायर गुना आर लिख दे रहे, और ये क्या है? आर माइनस डी। ये स्मॉल जी बन जाएगा ना, स्मॉल जी मतलब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी जी डैश का मान हो जाएगा जी गुना 1 माइनस डी बट्टा आर, और ये भी एक सूत्र तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको मिटाएंगे। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग ऐसा मान लें कि ये पृथ्वी है और इससे r दूरी पर यहाँ कहीं है m द्रव्यमान का वस्तु रखा है, ठीक है। तो अभी बाहर के लिए यदि r त्रिज्या से बाहर है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? देखो जरा, g डैश का मान होता है g बटा 1 प्लस h बटा r का स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं ना। या फिर g डैश का मान जी आर स्क्वायर बटा r प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ पर r का मान कैपिटल R प्लस h लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो r है इसको h मान लो, यहाँ पर m द्रव्यमान है, ये r से हम लोग पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी को स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि g डैश जो है ये r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। बाहर के लिए स्थिति 1, ठीक है। अब दूसरी स्थिति हम लोग देख ले, पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, इस जगह m द्रव्यमान रखा है, ये r है, तो यहां से देखो ये डेप्थ अगर d था तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? r माइनस डी। ये किस कंडीशन के लिए? r लेस देन r। यदि द्रव्यमान की दूरी पृथ्वी के केंद्र से ये स्मॉल r है और स्मॉल r का मान हम लोग अगर कैपिटल R यानी पृथ्वी की त्रिज्या से ज्यादा रखते हैं तो वो वस्तु पृथ्वी की सतह से बाहर है, अगर पृथ्वी की त्रिज्या से कम रखेंगे यानी पृथ्वी के सतह के अंदर है, तो इस अवस्था में g डैश का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है g इंटू 1 माइनस डी बटा आर, ठीक है ना। अभी इस r को हम लोग कैपिटल R माइनस डी लिख सकते हैं, d गहराई पर, और r ये जो छोटा r है वो क्या है? पृथ्वी के केंद्र से उस m द्रव्यमान के वस्तु की दूरी है, केंद्र को O नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? g इंटू आर माइनस डी बटा आर, यानी कि g स्मॉल r बटा आर। यहाँ पर पृथ्वी के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, ये r के समानुपाती होता है, जबकि पृथ्वी के सतह के बाहर ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं, देखो एक ग्राफ यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी के सतह के अंदर और पृथ्वी के सतह के बाहर कैसे परिवर्तन होता है g में। ये g डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। तो g डैश का मान अंदर के लिए समानुपाती होगा, ऐसे एक सरल रेखा बनेगा,
कहाँ तक जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर तक, ठीक है ना। और कैपिटल आर पे इसका जो मान होता है, क्या लिख सकते हैं? अगर आप यहाँ पर कैपिटल आर लिख दोगे स्मॉल आर के बदले, तो सिर्फ जी आ जाएगा, और जी को हम लोग जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं जी डैश आर के समानुपाती है जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर जी डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जी का जो वेरिएशन देखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण का वेरिएशन किस किस के वजह से हो रहा था? एक तो उसके आकार के कारण, सतह से ऊंचाई पर, सतह से गहराई पर, उसके अलावा पृथ्वी का जो अक्षीय घूर्णन है, रोटेशनल मोशन, उसके कारण भी जी पे इफेक्ट पड़ता है। पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन, हम लोग मान लेते हैं कि ये अर्थ है, हमारी पृथ्वी का ये विषुवतीय रेखा, ऐसा मान ले। अब यहां से थीटा कोण पर या फाई कोण पर यहां कोई वस्तु रखा है, ये पृथ्वी का केंद्र है O, ये त्रिज्या होगी, यहां पर m द्रव्यमान का वस्तु रखा है, और ये जो है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यानी कि यहां पर एक पोल, यहां पर एक पोल, इसके परितः ये ऐसे घूम रहा है कोणीय वेग ओमेगा से, ठीक है। तो अब इस अवस्था में यहां जो वस्तु है वो भी इस तरह से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा होगा, और उस वृत्तीय पथ का कुछ ना कुछ त्रिज्या है, उस त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। ये जो त्रिज्या है इसको स्मॉल आर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। अब यहां पर इस दिशा में उस पर mg बल लग रहा होगा, और इस दिशा में m ओमेगा स्क्वायर आर बल लग रहा होगा, ठीक है ना। तो त्वरण की अगर बात करें, एक g इधर लग रहा है, एक ओमेगा स्क्वायर आर इधर लग रहा है, ये कोण फाई है, ये कोण भी कितना हो जाएगा? फाई के बराबर। तो इन दोनों का परिणामी जिधर होगा, किधर भी हो सकता है इन दोनों के बीच में, जी डैश, यही जी डैश हो गया इस बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, इन दोनों का जो परिणामी है जी डैश, ये तो तय है कि ठीक ओ पे, यानी केंद्र से होकर नहीं जाएगा बल्कि किसी और जगह से जा रहा है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जी डैश पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। ये सिर्फ इस अवस्था के लिए, ठीक है ना। बाकी कंडीशन में से पहले जो हमने पढ़ा था, ऊंचाई के साथ या डेप्थ के साथ उस जगह गुजर रहा था। यहां पर जो जी डैश होगा, इस जी डैश की बात कर रहे हैं, और ये जी डैश पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है, इस जी डैश की बात कर रहे हैं, ये वाले जी डैश।
आप देख सकते हो चित्र में। अब देखो ध्यान देना बच्चों, इन दोनों का परिणामी हम लोग सदिश के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें जी डैश मिल जाएगा। लेकिन ओमेगा स्क्वायर आर का मान बहुत ही कम होता है, तो जी डैश लगभग लगभग जी के अनुदिश ही होगा, बहुत थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है ना। यानी यहां पर अगर आप एक डोरी में कोई हेवी ऑब्जेक्ट को बांध करके, भारी वस्तु को बांध करके ऐसे लटकाओगे, तो इस जगह पर ये केंद्र की तरफ ना होकर के इस लाइन के अनुदिश होगा, जी डैश के अनुदिश होगा, वो ऐसे ऊर्ध्वाधर ऐसे होगा, समझ में ना। इसको बोलते हैं प्लम्ब लाइन। और जो बिल्डिंग बनता है असल में ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर इस लाइन के अनुदिश बनता है, समझ रहे हो। जब हम लोग ऐसे ये मेजर कर रहे हैं ना किसी धागे से, तो वर्टिकल नहीं होता, वो जिस दिशा में परिणामी गुरुत्वीय त्वरण होगा उसी दिशा के अनुदिश एक धागा से बंधा हुआ कोई भारी वस्तु उसी लाइन के अनुदिश होता है, जिसको प्लम्ब लाइन बोलते हैं, समझ में आया ना। इसके अनुदिश ये वाला लाइन क्या कहलाता है? प्लम्ब लाइन। ये है प्लम्ब लाइन, समझ में आ रहा है। खैर चलो अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग इसका परिणामी निकाल लेते हैं। जी डैश को क्या लिख सकते हो आप? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 180 माइनस 5। अब ये जो मान है वो नगण्य होता है, ओमेगा स्क्वायर आर टू द पावर 4 का मान नगण्य होता है, मतलब नेग्लिजिबल है। ये जो आर है ना, आर तो आप चलो पृथ्वी की त्रिज्या मान सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये जो छोटा आर है पृथ्वी की त्रिज्या नहीं, उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन ओमेगा जो है, ये ओमेगा बहुत कम होता है। घूर्णन काल जो है वो 24 घंटे होता है, और 24 घंटे का मतलब अगर आप ओमेगा निकालोगे तो 2 पाई बाई, ऐसे लिख देते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बट्टा 24 गुना 360 3600, तो ये बहुत कम आता है। अब उस पर पावर 4 हो गया तो और भी कम हो जाएगा, तो इस मान को हम लोग नगण्य मान करके हटा देते हैं। तो जी डैश किसके बराबर हो जाएगा? जी स्क्वायर, फिर उसके बाद cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos 5, यहाँ 5 है ना, 2g ओमेगा स्क्वायर आर cos 5, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखो r का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल r जो है इसको कैपिटल R, ये 5 है, r cos 5 लिख सकते हैं क्या? यहां पे लिख देते हैं, ये मान हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर, फिर यहां जो r है ये r को हम लोग लिख दे रहे हैं कैपिटल R, देखो ये है ना कैपिटल R cos 5, तो cos स्क्वायर 5 ऐसा बन जाएगा ना, इस तरीके से g का मान लगभग लगभग इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। जी स्क्वायर जो है ना, ये जी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या आएगा, या भी एक काम करो इसको ऐसे लिख दो, जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जी बाहर आ जाएगा, जी को रूट के अंदर ही रहने देते हैं। देखो जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 5 और इस पे पावर 1/2, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का टर्म यहाँ यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ और रिजल्ट आएगा। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलो अब फिगर मिटाएंगे बच्चों। अगर इसमें से जी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लें तो देखो क्या आ जाएगा, जी डैश बराबर जी स्क्वायर, तो बाहर आके रूट के बाहर सिर्फ जी बचेगा, यहाँ 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई बटा जी बचेगा ना। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर जी स्क्वायर बटा जी लिख सकते हैं, फिर दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन लिया है, स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट के बाहर सिर्फ एक जी बचा। यहाँ पर हम लोग फिर से बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो 1 के मुकाबले ये ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव बाई जी बहुत ही कम है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जी डैश लगभग जी गुना 1 माइनस 1/2, ऐसे लिख रहे हैं 1 प्लस एन एक्स, तो ये पावर यहाँ आ गया, फिर 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव बटा जी, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो g इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव बाई जी, ऐसा लिख सकते हैं। तो g डैश ये हो जाएगा g इंटू नहीं, g को मल्टीप्लाई कर देते हैं, g प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ माइनस माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा, तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये रिजल्ट आ रहा है। देखो बच्चों, अब ये रिजल्ट जो फाइनली आया इसको हम लोग आसान तरीके से भी लिख सकते हैं। आसान तरीका क्या है वो एक बार समझ लो। आप ऐसे मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये कोण फाई है, इधर ओमेगा स्क्वायर आर था, ये कोण फाई, इधर का घटक ले लो और इधर का घटक, देखो क्या लिख देंगे, ये जी है तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई, ये जी डैश हो जाएगा, और स्मॉल आर को हम लोग कैपिटल आर कॉस फाई, ये है आर स्मॉल आर, तो इसको क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कॉस स्क्वायर फाइव। तो यही चीज ये आसान तरीके से भी आ जाता है, लेकिन फिर ये बताना मुश्किल हो जाए कि कैसे पृथ्वी के केंद्र से होकर ये जी डैश नहीं गुजरता, इसलिए इतना सब कुछ बताना पड़ा। ठीक है बच्चों, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए यहाँ पर काम कर रहा है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं और लगभग जी डैश वो जी के अनुदेश ही होता है, इस वजह से जब अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो सेम आ जाता है। यानी पृथ्वी के घूर्णन का फर्क तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। पृथ्वी के पोल पर नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो फाई है इसका मान बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा, फिर जी डैश का मान क्या लिखेंगे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर गुना 0, तो जी डैश जी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग विषुवतीय रेखा पर बात करें, ठीक है ना, यानी एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पर यह फाई का मान 0 हो जाएगा, और फाई का मान 0, इसका मतलब जी डैश हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 0 डिग्री 1 होता है, यानी कि ये ऐसा ही हो जाएगा जो मैक्सिमम वेरिएशन है। मैक्सिमम वेरिएशन कहने का मतलब कम से कम हो जाएगा, यानी कि पोल पर जी का मान अधिकतम होता है, जैसे जैसे हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं वैसे वैसे जी का मान कम होता जाता है।
ठीक है ना बच्चों। चलो अब एक प्रश्न है, हल करो। विषुवतीय रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 100 न्यूटन है तो पृथ्वी के केंद्र तथा सतह के मध्य ठीक मध्य में सतह के ठीक मध्य में वस्तु का भार ज्ञात करें। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट काम आएगा। मतलब क्या है कि जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग जगह अलग अलग हो रहा है। केंद्र से जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, केंद्र पे शून्य था, ग्राफ देखा था ना आपने, जी का वेरिएशन कैसा था, कुछ इस टाइप से। तो केंद्र पे शून्य, और जैसे जैसे हम लोग सतह पे जा रहे हैं जी का मान अधिकतम होता है, और वो भी कहां पे, पोल पे। पोल से अगर भूमध्य रेखा की तरफ जाए तो कम होता चला जाता है जी का मान। फिर अगर सतह से ऊपर जाते हैं तब भी जी का मान कम हो रहा है। तो अब यहां पर अगर 100 न्यूटन भार है इस जगह, तो कहीं ना कहीं ठीक बीचों बीच हमें चाहिए, क्योंकि ये सरल रेखा है। तो ठीक हाफ वैल्यू के लिए ये भी हाफ हो जाएगा, यानी r/2 दूरी पर भार 50 न्यूटन ही रह जाएगा। ठीक बीच में कह रहा ना r/2 पर। अब हम लोग इसको सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो ये तो बिना सॉल्व किए समझ में आ गया कि हाफ, जी का मान आधा हो गया, भार भी आधा हो जाए, क्योंकि m तो बदलता है नहीं, m द्रव्यमान है जो हर जगह समान होता है। समझ रहे हो ना, m का मान समान रहता है, क्योंकि वेग नहीं है, और जब तक वेग नहीं है तब तक द्रव्यमान बदलेगा नहीं। तो हम लोग अभी mg का मान लिख रहे हैं 100 न्यूटन, हमें क्या चाहिए, mg' का मान चाहिए। ठीक है ना। पृथ्वी की सतह में r/2 गहराई पर g' का मान होता है g गुना 1 माइनस d/r। पहले d/r लिख देते हैं। अब d का मान कितना है, r/2। ये 1/2 आ गया ना, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, g/2। अब mg' क्या लिखेंगे, mg/2 यानी 100/2 50 न्यूटन। ठीक है, यहां लिख देते हैं, क्योंकि d का मान r/2 है। हो गया आसान सा सवाल, आसान सा जवाब। अब इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन चाल बढ़ा लेती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा बाय एनी मीन्स बढ़ गया, घूर्णन चाल बढ़ा लेती है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, समझ रहे ना, घूर्णन चाल बढ़ा लेती है तो वह आवर्तकाल ज्ञात करें जिसके लिए भूमध्य रेखा इक्वेटर, समझ रहे ना, भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार शून्य हो जाए। वस्तु का भार शून्य होना है तो इसका मतलब जी इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, 0। हम लोग ऐसे लिख देंगे जी डैश बराबर 0, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर 0 के बराबर हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई आर, आवर्तकाल चाहिए, टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, पहले लिख देते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, तो t का मान हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r बाई जी। अब अगर मान रखेंगे तो t जो है ना ये लगभग 1.4 r आता है सॉल्व करने के बाद, यानी 24 घंटे के बदले 24 घंटे में अपना घूर्णन कांड पूरा कर रही पृथ्वी, एक चक्कर घूम जा रही है अपने अक्ष पे। अगर 1.4 घंटे में ही अपनी वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले तो विषुवतीय रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जो भी वस्तुएं हैं उसका भार शून्य हो जाएगा, सतह से बाहर चली जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही होगा जो सतह से h बराबर r ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसके बराबर ऊंचाई पर होगा, ऊंचाई पर है। अब देखो प्रश्न को समझो, फिर सॉल्व करना बहुत आसान है बच्चों। क्या लिखा है कि सरफेस से r डिस्टेंस पर, यानी केंद्र से कितनी दूरी हो जाएगी 2r, केंद्र से 2r दूरी पर अगर हमें g डैश ज्ञात करना है h हाइट पर, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं g बट्टा 1 प्लस h बट्टा r का स्क्वायर। ये वाला सूत्र हमेशा एप्लीकेबल है। और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1 माइनस 2h बटा r,
ये सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब h का मान r के मुकाबले बहुत ही कम हो जाए, ठीक है ना, तब ये काम आएगा। अभी h का मान r के बराबर है, इसमें रखोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो, देखो नेगेटिव आ जाएगा ना, यहाँ पे r रखा, r से r कट जाएगा, -1 आ गया है, तो ऋणात्मक हो नहीं सकता। आकर्षण बल होता है तो कभी ऋणात्मक मतलब मान इसका आ गया, इसका मतलब क्या उसका नेचर ही बदल गया, ठीक है ना, अट्रैक्टिव से रिपल्सिव हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पर ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, क्या हो जाएगा, G/1 + R/R का स्क्वायर, G/4 हो जाएगा ना। अब D डेप्थ पर, ये पृथ्वी की सतह मान लें, ये H और ये दूरी D, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, A और B दोनों बिंदु पर यहाँ पर GH है, यहाँ पर GD है, दोनों का मान समान है, ऐसा है। तो GD का सूत्र क्या होता है, G गुना 1 - D/R, ये तो हमेशा एप्लीकेबल है। तो हम लोग GD, अब प्रश्न में क्या लिखा है देखो, GD का मान GH के बराबर है, तो G/4 G गुना 1 - D/R के बराबर हो जाएगा। तो 1 - 1/4 D/R के इक्वल हो जाएगा, D हो जाएगा 3/4 R। देखो तो कैलकुलेशन सही किया, 1 - 1/4 3/4, तो D ऐसा आ गया, ये आंसर हो गया, सिंपल है। चलो इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, देखो हम लोग जो सूत्र लिखते हैं, h ऊंचाई पर 1 - 2h/r लिखते हैं, और d डेप्थ पर 1 - d/r लिखते हैं। ये वाला सूत्र तब इस्तेमाल होगा जब h का मान r से बहुत कम है। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, यहाँ d का मान 2h रख दें तो जो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, यानी सतह से h ऊंचाई पर जो मान है वो सतह से h/2 गहराई पर वही मान होगा, ठीक है ना, सॉरी 2h गहराई पर, h ऊंचाई पर जो मान है वो सतह से 2h गहराई पर g का मान समान होगा अगर h पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले बहुत कम है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि h का मान पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह से 2h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। समझ में आया ना, सरफेस से h ऊंचाई पे जाओ या 2h डेप्थ में जाएं, दोनों जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा जब तक h का मान बहुत कम है। अगर h का मान पृथ्वी की त्रिज्या के कंपैरेबल हो गया, ज्यादा हो गया, तब ये काम नहीं करेगा। समझ में आया ना, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है
कि h शुड बी वेरी वेरी लेस देन r। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू।